तारीख थी 18 मई 1974। राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया। इस बड़े कदम से पश्चिमी देशों में हड़कंप मच गया। फ्रांस जैसे देशों ने तुरंत कड़े प्रतिबंध लगा दिए। उस वक्त तमिलनाडु के कलपक्कम में FBTR यानी फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर बन रहा था। विदेशी ताकतों ने इस रिएक्टर के लिए जरूरी ईंधन देने से पूरी तरह मना कर दिया। विदेशी बहिष्कार का वो दौर भारत के लिए बहुत मुश्किल था। विदेशी मदद और ईंधन की सप्लाई अचानक बंद हो गई थी। लेकिन बार्क और IGCAR के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। बार्क का पूरा नाम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के ट्रॉम्बे में है। वहीं IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का हेडक्वार्टर कलपक्कम में ही है। वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की और देश का पहला स्वदेशी प्लूटोनियम यूरेनियम मिक्स्ड कार्बाइड ईंधन तैयार कर लिया। 1985 में इसी स्वदेशी ईंधन की मदद से FBTR को कामयाबी के साथ चालू कर दिया गया। उस समय की वो बड़ी जीत आज दशकों बाद फिर से इतिहास रच रही है। भारत ने दुनिया के ऐसे पहले प्लांट का उद्घाटन किया है जो बिजली के बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर की गर्मी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन बनाता है। जिस रिएक्टर को पश्चिमी ताकतों ने रोकने की पूरी कोशिश की थी, वो आज ग्लोबल ऊर्जा क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया का पहला न्यूक्लियर प्रोसेस हीट आधारित हाइड्रोजन प्लांट कलपक्कम में शुरू किया गया है। भारत की इस नई कामयाबी ने ऊर्जा के क्षेत्र में नए दरवाजे खोल दिए हैं। आज हम इसी ऐतिहासिक कामयाबी की गहराई में जाएंगे। पहला सवाल, क्यों कहा जा रहा है कि कलपक्कम का ये प्रोजेक्ट दुनिया में अपनी तरह का पहला है? दूसरा सवाल, कैसे भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी को फ्यूचर फ्यूल बनाने का रास्ता दिखाया? तीसरा सवाल, दुनिया क्यों मान रही है कि भारत अब हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में लीडर बन सकता है? चौथा सवाल, कैसे ये प्रोजेक्ट भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ी छलांग है? पांचवा सवाल, स्टील, फर्टिलाइजर और रिफाइनरी सेक्टर में इससे क्या बड़े आर्थिक बदलाव आने वाले हैं? इन पांचों सवालों के जवाब आज आपको अनकही के इस एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हाइड्रोजन को लेकर किए गए बड़े बड़े दावों की हकीकत जान लीजिए। दुनिया भर के मंचों पर हाइड्रोजन को भविष्य का सबसे जादुई ईंधन बताया जा रहा है। कहा जाता है कि इसे जलाने पर धुएं की जगह सिर्फ पानी और भाप निकलती है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे का सच काफी अलग है। ग्लोबल लेवल पर जो हाइड्रोजन बन रही है, उसमें से 95% हिस्सा ग्रे या ब्राउन हाइड्रोजन का है। इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से कोयले को जलाया जाता है या नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। नतीजा ये होता है कि प्रति किलो हाइड्रोजन बनाने पर भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें हवा में घुल जाती हैं और प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। तो जिस ईंधन को हम जलवायु परिवर्तन रोकने का सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं, असल में वही प्रदूषण को और बढ़ा रहा है। इस प्रदूषण वाले तरीके से बचने के लिए दुनिया ने ग्रीन हाइड्रोजन का नारा दिया। इसमें पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए तोड़ा जाता है, यानी पानी में बिजली दौड़ा करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े सोलर फार्म और पवन चक्कियों से मिलने वाली बिजली का उपयोग होता है। हालांकि ये तरीका पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसमें भी भारी दिक्कत है। पानी के अणुओं को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। इतनी ज्यादा ऊर्जा की खपत होने के कारण ग्रीन हाइड्रोजन बनाना आर्थिक रूप से बहुत महंगा सौदा बन जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें इसे बड़े पैमाने पर नहीं अपना पा रही हैं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए भारत ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया है। दुनिया के सामने पिंक और येलो हाइड्रोजन का मॉडल पेश किया है। इसे ऊर्जा जगत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आमतौर पर परमाणु रिएक्टर से हाइड्रोजन बनाने का तरीका बहुत लंबा होता है। पहले रिएक्टर की प्रोसेस हीट से पानी उबाला जाता है, फिर उस भाप से भारी भरकम टरबाइन घुमाकर बिजली बनाई जाती है। उसके बाद उस बिजली का इस्तेमाल पानी को तोड़ने के लिए किया जाता है। भारत ने इस लंबी और खर्चीली प्रक्रिया का तोड़ निकाल लिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने बीच के इस बिजली बनाने वाले चक्र को ही सिस्टम से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने रिएक्टर के कोर से निकलने वाली प्रोसेस हीट को सीधा केमिकल प्लांट में भेज दिया, जो इससे पहले दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं कर पाया। रिएक्टर को किसी केमिकल प्लांट से बिना किसी माध्यम के जोड़ना
इंजीनियरिंग के लिहाज से बहुत बड़ी चुनौती थी। दशकों तक दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को सिर्फ किताबों और रिसर्च पेपर पर सैद्धांतिक तौर पर ही पढ़ते आए हैं, लेकिन भारत ने इस थ्योरी को औद्योगिक हकीकत में बदल दिया है। बिना भारी भरकम बिजली खर्च किए सिर्फ परमाणु गर्मी से पानी को तोड़ने का विज्ञान कैसे काम करता है, इसे समझना बहुत दिलचस्प है। पानी से हाइड्रोजन निकालना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। पानी यानी H2O के अणु आपस में बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। अगर इन्हें सिर्फ गर्मी के दम पर तोड़ना हो तो कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए ही चाहिए। इतना भयंकर तापमान पैदा करना किसी भी सामान्य कमर्शियल रिएक्टर के बस की बात नहीं है। इसी जगह पर हमारे वैज्ञानिकों ने कॉपर और क्लोरीन का इस्तेमाल किया। इन दोनों रसायनों ने मिलकर 2000 डिग्री वाले इस नामुमकिन काम को 4 बहुत ही आसान हिस्सों में बांट दिया। आप अपनी स्क्रीन पर चल रहे एनिमेशन फ्लो चार्ट में इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पहले हिस्से को हाइड्रोजन प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कॉपर लगभग 450 डिग्री पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से मिलता है। इस रिएक्शन से सबसे काम की चीज यानी शुद्ध हाइड्रोजन गैस बाहर निकल आती है। दूसरे हिस्से में पानी सिस्टम के अंदर एंट्री लेता है। यहाँ 400 डिग्री पर पानी भाप बनकर रसायनों से मिलता है। तीसरे हिस्से में हमारा परमाणु रिएक्टर अपना कमाल दिखाता है। रिएक्टर से आ रही 500 डिग्री सेल्सियस की गर्मी का इस्तेमाल यही होता है। इस भयंकर गर्मी से टूटकर ऑक्सीजन गैस हवा में रिलीज हो जाती है। चौथे और आखिरी हिस्से में बहुत ही कम, सिर्फ 0.5 से 1.0 वोल्ट की बिजली दी जाती है। इस मामूली सी बिजली से तांबा और क्लोरीन वापस अपने पुराने रूप में लौट आते हैं। पूरी प्रक्रिया में खर्च सिर्फ पानी का होता है और बदले में हमें कीमती हाइड्रोजन मिल जाती है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने कॉपर क्लोरीन साइकिल को ही क्यों चुना। जवाब बहुत ही दिलचस्प है। आज दुनिया के कई देश सल्फर आयोडीन साइकिल पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसको चलाने के लिए 850 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की गर्मी चाहिए। इतनी गर्मी पैदा करने वाले रिएक्टर अभी भविष्य की बात है। कॉपर क्लोरीन साइकिल महज 500 से 530 डिग्री सेल्सियस के बीच शानदार तरीके से काम करता है। हमारे कलपक्कम वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से भी ठीक इतनी ही गर्मी निकलती है। ये दोनों तकनीकें आपस में परफेक्ट मैच हैं। अब सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। परमाणु रिएक्टर को किसी केमिकल प्लांट से जोड़ना बहुत जोखिम भरा काम है। डर रहता है कि रिएक्टर का रेडिएशन कहीं हाइड्रोजन प्लांट तक न पहुंच जाए। बार्क और IGCAR के इंजीनियर्स की टीम ने इस खतरे को टाल दिया है। उन्होंने लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करके 3 अलग अलग सुरक्षा दीवारें बनाई हैं। इन्हें इंजीनियरिंग की भाषा में लूप कहा जाता है। प्राइमरी लूप सीधे रिएक्टर के कोर से होकर गुजरता है। रिएक्टर की गर्मी सबसे पहले इसी में आती है, इसलिए इसमें रेडिएशन होता है। ये प्राइमरी लूप अपनी गर्मी सेकेंडरी लूप को ट्रांसफर करता है, जो पूरी तरह से रेडिएशन फ्री होता है। इसके बाद वो अपनी गर्मी तीसरे यानी कि टर्शियरी लूप को देता है, जो सुरक्षित तरीके से गर्मी को हाइड्रोजन प्लांट के अंदर ले जाता है। इस बेहतरीन इंजीनियरिंग की वजह से रिएक्टर की आग तो प्लांट तक पहुंच जाती है, पर रेडिएशन नहीं पहुंचता। विज्ञान का ये बेजोड़ चमत्कार भारतीय उद्योगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। किसी भी बड़े उद्योग को चलाने के लिए 24 घंटे और 7 दिन लगातार ऊर्जा चाहिए होती है। सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज पूरी तरह मौसम और दिन और रात पर निर्भर होते हैं। मौसम की निर्भरता के कारण उद्योगों को महंगे बैटरी स्टोरेज लगाने पड़ते हैं, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 काम करने वाले बेस लोड सोर्स हैं, जो कभी नहीं रुकता। कलपक्कम का ये प्लांट उद्योगों को बिना रुके लगातार क्लीन हाइड्रोजन की सप्लाई देने का काम करेगा। ये ऊर्जा का ऐसा मजबूत ढांचा है जिसे ना तो बादलों से फर्क पड़ता है और ना ही हवा के धीमे होने से। हमारे देश में कई ऐसे बड़े सेक्टर हैं जिनका प्रदूषण कम करना बहुत मुश्किल माना जाता है, लेकिन अब इन भारी उद्योगों का कायाकल्प होना मुमकिन हो गया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है स्टील इंडस्ट्री। अभी स्टील बनाने में आयरन को शुद्ध करने के लिए भारी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल होता है, पर अब इसमें परमाणु हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर ग्रीन स्टील बनाया जा सकता है। इससे लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को तुरंत रोका जा सकता है और ग्लोबल मार्केट में हमारे स्टील की मांग बढ़ती हुई दिखेगी।
इसी तरह हमारा कृषि प्रधान देश यूरिया जैसे अमोनिया आधारित उर्वरकों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अमोनिया बनाने के लिए जिस हाइड्रोजन की जरूरत होती है वो मुख्य रूप से नेचुरल गैस से आती है। हमें अपनी जरूरत की गैस का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों से मंगाना पड़ता है। परमाणु हाइड्रोजन से बनने वाली ग्रीन अमोनिया इस भारी भरकम इंपोर्ट बिल को काफी हद तक कम कर देगी। इससे देश की खाद्य सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूती मिलेगी। तीसरा बड़ा असर ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर पर पड़ने वाला है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी धुरी है। कच्चे तेल से पेट्रोल डीजल बनाने की प्रक्रिया में सल्फर को अलग करने के लिए हाइड्रोजन की बहुत बड़ी मांग होती है। क्लीन हाइड्रोजन इन बड़ी रिफाइनरीज को ग्रीन हाउस गैसेस के प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त कर सकता है। इन सब फायदों के बाद सबसे अहम बात आती है इकोनॉमिक्स की, जो गेम चेंजर है। अभी हाइड्रोजन बनाने की कुल लागत का 70% हिस्सा सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस में खर्च होने वाली बिजली का होता है। बिजली का ये भारी बिल ही ग्रीन हाइड्रोजन को इतना महंगा बनाता है, लेकिन कलपक्कम प्लांट ने बिजली बनाने की महंगी प्रक्रिया को खत्म कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब सिस्टम से बिजली का खर्चा ही लगभग शून्य हो जाएगा तो हाइड्रोजन की लागत में गिरावट आना तय है। इससे क्लीन हाइड्रोजन की कीमत गैस से बनने वाली प्रदूषणकारी हाइड्रोजन के बराबर या उससे भी नीचे आ सकती है। ये आर्थिक क्रांति भारत को ग्लोबल लेवल पर हाइड्रोजन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र बना देगी। ये भारी उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने का सबसे सस्ता और सबसे असरदार रास्ता है। दुनिया भर में इस समय हाइड्रोजन को लेकर रेस चल रही है। हर विकसित देश सबसे आगे निकलकर भविष्य की ऊर्जा पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। अगर चीन की बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइजर बनाने और उनके इस्तेमाल में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो आज भी भारी मात्रा में कोयला आधारित ग्रे हाइड्रोजन पर डिपेंडेंट है। वहां 90% से ज्यादा हाइड्रोजन कोयले की भारी खपत से बनाई जा रही है, जो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी तरफ जापान को देखिए। 2017 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन रणनीति बनाने वाला वो दुनिया का पहला देश था। उसने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियों पर सबसे ज्यादा फोकस किया, लेकिन वो अपने घरेलू रिन्यूएबल सोर्सेज की कमी और बहुत ज्यादा लागत के कारण शुरुआती बढ़त खो चुका है। आज हालात ये हैं कि जापान अपनी जरूरत के लिए मुख्य रूप से दूसरे देशों से होने वाले आयात पर डिपेंडेंट हो गया है। उधर अमेरिका और यूरोप का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वो कर छूट और बड़े बड़े हब्स बनाकर 2030 और 2050 तक बड़े पैमाने पर क्लीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रख रहे हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बिजली की बहुत ज्यादा कीमत और यूक्रेन युद्ध के बाद पैदा हुआ ऊर्जा संकट है। इसके अलावा उन्हें नया बुनियादी ढांचा और पाइपलाइन नेटवर्क तैयार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। ऐसे में भारत का रास्ता दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया है। हमने दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी मौजूदा न्यूक्लियर एक्सपर्टीज का फायदा उठाया और डीप टेक इनोवेशन का रास्ता चुना, जो है पिंक एंड येलो हाइड्रोजन। इसे ग्लोबल साइंटिफिक काउंसिल भी अगली पीढ़ी की सबसे भरोसेमंद तकनीक मानती है। हमारी इस कामयाबी की जड़ें असल में आज से कई दशक पीछे जाती हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की 3 स्टेज अप्रोच पर आधारित है, जिसका मकसद देश के विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म ऊर्जा हासिल करना है। कलपक्कम प्लांट से मिली क्लीन हाइड्रोजन उसी दूसरे चरण कार्यक्रम की असीम संभावनाओं को साबित करता है। अब तक पूरी दुनिया ये मानती थी कि फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर्स का काम सिर्फ बिजली बनाना और नए ईंधन का प्रजनन करना है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने यह साबित कर दिया कि इन रिएक्टर्स का इस्तेमाल क्लीन हाइड्रोजन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। परमाणु विभाग की आगे की प्लानिंग बहुत बड़ी है। हमारा पुराना टेस्ट रिएक्टर तो सालों से अच्छा काम कर ही रहा है। अब 2035 से 2040 के बीच नया FBTR-2 लाने की तैयारी है। ये नया रिएक्टर और भी ज्यादा ताकतवर होगा। इससे बड़े लेवल पर बिजली और क्लीन हाइड्रोजन दोनों बनाई जा सकेंगी। इसके साथ ही हमारे वैज्ञानिक कुछ खास तरह के छोटे रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इन रिएक्टर्स को बड़े कारखानों में बिल्कुल पास लगाया जाएगा, ताकि उन्हें बिना रुके ऊर्जा मिलती रहे।
ये नई तकनीक हमारे देश के लिए सिर्फ अंदरूनी बदलाव नहीं है, दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ाने का भी हथियार है। जब ये नई कॉपर क्लोरीन तकनीक पूरी तरह से बाजार में आ जाएगी तो भारत इसे दूसरे देशों को भी बेच सकेगा। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां ऊर्जा की बहुत भारी कमी है, उनके लिए भारत की तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। हम दुनिया भर में अपने प्रोजेक्ट लगाकर बड़ी ग्लोबल पावर बन सकते हैं। कलपक्कम में लगा ये नया प्लांट कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ मजबूत कदम है। 2070 तक कार्बन का धुआं पूरी तरह खत्म करने का टारगेट अब थोड़ा करीब लगने लगता है। इसके सफल होने पर भारत हमेशा के लिए किसी भी विदेशी ऊर्जा संकट से पूरी तरह आजाद हो जाएगा। हमारी ऊर्जा जरूरतें कभी किसी दूसरे देश के तेल या गैस पर निर्भर नहीं रहेंगी। ये नया चक्र हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य की पक्की गारंटी है। आज के अनकही में इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।